तो दोस्तों पिछले कुछ समय से हम लोग लगातार देख पा रहे हैं कि रशिया जो है वो चाइना की गिरफ्त में आते जा रहा है। और इसके पीछे अगर कुछ एग्जांपल दिए जाएं तो रशिया बहुत सारी चीजों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए चाइना के ऊपर निर्भर हो चुका है। चाइनीज करेंसी युआन डॉलर को रिप्लेस कर चुकी है रशिया के अंदर। रशिया का व्यवसाय हो, उसका लोकल मार्केट हो या फिर उसका बैंकिंग सिस्टम हो, लगभग सभी जगह चाइना की करेंसी युआन का ही इस समय बोलबाला है। यहाँ तक कि वो भारत जैसे देश से भी क्रूड ऑयल के बदले चाइनीज करेंसी युआन मांगता है। इसके अलावा भी चाइना द्वारा कई सारे ऐसे षड्यंत्र किए जा रहे हैं जो खुलेआम दिखाई देते हैं कि हाँ, ये आने वाले समय में रशिया के लिए घातक हो सकते हैं। फिर रशिया के पोर्ट्स को अक्वायर करना, रशिया के अंदर चाइनीज नागरिकों को भारी संख्या में भेजना, उन्हें इमिग्रेंट बनाकर वहां पर रशियन लैंड्स के ऊपर कब्जा करवाना, इसके अतिरिक्त रशियन हथियारों को सीमित मात्रा में खरीद कर उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग करना और उन्हीं देशों को बेचना जो कि रशिया के ट्रेडिशनल कस्टमर्स रहे हों, जिसमें आप मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज का नाम ले सकते हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार होती जा रही थी और रशिया के बारे में कई बार चर्चाएं हो चुकी है लगभग सभी मंच से कि अब समय आ चुका है कि चाइना का असली चेहरा रशिया पहचान ले और उसके अनुरूप ही अपनी पॉलिसीज को तैयार करे, स्पेशली चाइना को ध्यान रखकर। लेकिन रशिया की तरफ से देखा जा रहा है व्लादिमीर पुतिन इतने ज्यादा गुणी व्यक्ति होने के बावजूद वो लगातार चाइना की गोदी में बैठे जा रहे हैं। इवन अगर इसी समय की बात की जाए तो देखिए, रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत G20 को अटेंड करने तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन इसके तत्काल बाद वो चाइना के विजिट पर जा रहे हैं। यानी एक तरह से वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि देखिए, भारत के अंदर मेरी सिक्योरिटी ताक पर है, लेकिन चाइना के अंदर किसी तरह का कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम मुझे नहीं हो सकता और देखिए मैं वहां पर बेधड़क जा सकता हूं। तो इस तरह की चीजें लगातार रशिया की तरफ से देखी जा रही थी। लेकिन चाइना तो चाइना है, सपोलो को दूध पिलाएंगे तो वो आपको ही उल्टा डसेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। और अब कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल हम सभी जानते हैं, पिछले कुछ समय से लगातार डिस्कशन किया जा रहा है कि चाइना द्वारा उसका जो एक नया स्टैंडर्ड मैप जारी किया है जो कि काफी विवादित हो चुका है और उसके ऊपर कई सारे देशों ने आपत्ति जताई है। कारण ये है कि चाइना द्वारा इस मैप को जब जारी किया गया तो इसमें दूसरे देशों के लैंड को भी अपने लैंड के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें भारत का अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, अक्साई चीन वगैरह है। ठीक इसी तरह से ताइवान को भी अपना भाग बताया है, कुछ फिलीपींस का इलाका है, कुछ वियतनाम का इलाका है। साउथ चाइना सी की बात की जाए तो उसे भी अपने इलाके के तौर पर बताया है। तो कुल मिलाकर चाइना की विस्तारवादी नीति को यह मैप दर्शाने के लिए काफी होगा। पूरी दुनिया में इसको लेकर इस समय हलचल चल रही है। लेकिन यहाँ पर देखने के लिए ये मिला है कि इसमें कुछ ऐसी टेरिटरीज को भी चाइना द्वारा अपनी टेरिटरी बताया गया है जो कि एक्चुअली रशिया की है। यानी जैसे भारत के अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख वाले इलाके को चाइना ने अपना इलाका बताया है, ठीक उसी तरह से कुछ रशियन इलाकों को भी चाइना द्वारा अपने इलाके के तौर पर बताया गया है। जी हाँ, आपको याद होगा आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि रशिया और चाइना के बीच में भी सीमा विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। इसको लेकर मैंने अपने सेकंड चैनल पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के बाद उसे जरूर देखिएगा, आपको पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ में आ जाएगा। इवन इसको लेकर 1969 में रशिया और चाइना के बीच में एक युद्ध भी हुआ था और वो युद्ध कुछ इस कगार पर पहुंच चुका था कि उस समय के रशिया यानी सोवियत यूनियन द्वारा इस बात के बारे में विचार किया जा रहा था कि क्या चाइना के ऊपर न्यूक्लियर वेपन से अटैक कर दिया जाए। दरअसल रशिया और चाइना की बॉर्डर पर उसूरी नाम की एक रिवर है जिसमें कई सारे टापू मौजूद है और इन टापुओं के ऊपर चाइना द्वारा कब्जा कर लिया गया था। इन्हीं टापुओं को छुड़ाने के लिए रशिया और चाइना के बीच में युद्ध होता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां निकलकर सामने आई कि रशिया द्वारा ही समझौता कर लिया गया और इसमें से कुछ द्वीप एक्चुअली उनकी तरफ से चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिए गए और तब से चल रहा कॉन्फ्लिक्ट 2004 में पूरी तरह से समाप्त हुआ, जब रशिया द्वारा एक आखिरी विवादित द्वीप भी चाइना के नाम कर दिया गया। यानी सोचिए, 1969 से जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो 2004 तक चलता रहा। 2004 में सारी चीजें शॉर्ट आउट हुई और उसके लिए भी रशिया को ही झुकना पड़ा, क्योंकि चाइना का ये मानना है कि पास्ट में यानी काफी समय पहले 1858 से लेकर 1860 के बीच में कुछ संधियां हुई थी चाइना और रशिया के बीच में, जिसके तहत ये सारे द्वीप जो कि अमूर और उसूरी नदी के किनारे द्वीप पड़ते हैं ये हमारे हैं। लेकिन दोस्तों आपको आश्चर्य होगा कि 2004 में जब रशिया की तरफ से आखिरी द्वीप भी चाइना के नाम फाइनली कर दिया गया, उसके बाद भी चाइना चुप नहीं बैठा और अभी भी रशिया के वो कई सारे इलाके के ऊपर अपना अधिकार ठोकता है, जिसमें एक तो काफी बड़ा नाम आता है व्लादिवोस्तोक शहर का। हालांकि उसे तो इस मैप में नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक और द्वीप बाकी है जिसको बताया जा रहा है कि चाइना द्वारा अपने नए स्टैंडर्ड मैप में अपने खुद के द्वीप के तौर पर दर्शाया गया है। जी हाँ, और ये द्वीप पड़ता है अमूर नदी के क्षेत्र में। इसका नाम बताया जा रहा है बोल्सोई उस्सुरुकी। तो अल्टीमेटली कई सारे देशों के क्षेत्रों के साथ साथ
चाइना द्वारा रशिया के क्षेत्रों को भी अपने मैप में दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप स्थिति को समझिए कि रशिया कितना मजबूर होगा कि भारत, फिलीपींस, वियतनाम या ताइवान की तरह रशिया द्वारा विरोध तक नहीं किया गया है। जी हाँ, अभी तक किसी तरह का कोई ऑफिशियल विरोध इस घटना के बावजूद रशिया की तरफ से नहीं किया गया है। हालांकि करेगा जरूर रशिया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बात वही आ जाती है कि चाइना का इतना ज्यादा मनोबल बढ़ाने के पीछे रशिया खुद जिम्मेदार है। अभी भी समय है, रशिया ने अपनी ये सारी दुकानदारी जो चाइना में चल रही है इसे बंद करके सही और अच्छे देशों के साथ ही रहना चाहिए, वरना रशिया को चाइना अंदर से इसी तरह से लगातार खोखला करता रहेगा। और जब रशिया पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा उसके बाद चाइना अपनी सभी मनमानियां कर पाएगा और वो सारे गोल पूरे कर पाएगा जो वो रशिया से पूरे करना चाहता है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।